बाबर मरेगा जब आपकी यूनिटी ठीक हो। समझ गए बात? मैंने कहा कि बाबर जब मरेगा जब आपकी यूनिटी ठीक होगी, जो आपकी एकता है अगर वो ठीक होगी तो बाबर मर जाएगा, अन्यथा कोर्स पूरा हो जाएगा और बाबर जिंदा रहेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार बताते हुए, क्योंकि लाइव क्लास चलता है लखनऊ से, तो ऐसा सोचेंगे अधिकारी कि मतलब इनको ज़्यादा इशू है ना। तो आप जानते हैं बच्चों का सभी का ये राइट है कि वो कुछ ना थोड़ा बहुत अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी बात रखें किसी से। चलो ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी अधिकारी के पास जाएं, तो कम से कम सर पे तो प्रेशर करिए, सर पे आगे प्रेशर करेंगे कि तो बच्चे का ये प्रॉब्लम है। अब 17 क्लास हुआ है तुम्हारा एंसेंट में। सर मेरा क्वेश्चन है कि टोटल कितनी सल्तनत की कितनी क्लासेस हैं? जी टोटल कितनी क्लासेस में कितनी सल्तनत की? तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है। बिल्कुल, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है हाँ सर मेरा और जायज़ भी है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पीछे बैठे हुए आपके कोऑर्डिनेटर साहब के पास है। क्योंकि सर अभी रोनी चल रहा था, मिनट रोनी और बीच में होगा, उसके बाद ये हाँ, मतलब 7 क्लासों में वो खत्म हो, हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए, नहीं क्योंकि लगभग 100 समथिंग टोटल हिस्ट्री के 100 लेक्चर हैं। अब मान लीजिएगा 35 लेक्चर में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 35 में 1 हो जाएगा, तो लगभग 30-40 सब्जेक्ट मतलब हाफ कर दिए हैं, हाफ पढ़ना है। तो यदि आप बात नहीं करेंगे उनसे, अपनी बातचीत नहीं रखेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आप बिल्कुल जिला के प्रशासन की जिम्मेदारी उठाने तैयार हैं आप, जिसके अंदर 1 लाख 2 लाख लोग होंगे, उनको जलाने की आप सोच रख रहे हैं और अपना राइट तक नहीं मांग पा रहे हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके से तो गुमराह कर रहे हो अपने आप को। या दावत में नहीं आई हो आप, टांग पे टांग रखे बैठी हुई, ठीक है? सर एंशिएंट हिस्ट्री की ओनली 16 क्लासेस हुई है, ठीक, और मैं अपना पर्सपेक्टिव रखती हूँ कि मुझे एंशिएंट हिस्ट्री 0 to 100 शायद 5% नहीं आई। नहीं है। मैं अपना पर्सपेक्टिव रखती हूँ, बाकी मुझे किसी का नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आपको भी नहीं आई? सर टेक्निक को से क्या सब ऐसे है और पीछे बोल रहे हैं, सामने कोई नहीं बोल रहा था। अच्छा, हाँ, ये भी सर आपने बोला जो आपको ही बोल रहे इसमें सबसे आगे ये हो गया बाबर। चलिए, सर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सर पढ़े सर आप भी आप मतलब जब भी आपको कंफर्टेबल हो। 1530 से 1556 पढ़ा देंगे, भी पढ़ा बेटा। ये 1530 से हुमायूं आप देख लेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। अभी हुमायूं आप पढ़ेंगे, ये बाबर का पुत्र था, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, वो भी बात करेंगे क्लास के बाद, है ना। मुगल शासन के अंदर एक नाम आता है हुमायूं। बाबर के पुत्रों में हुमायूं सबसे ज़्यादा जो था वो बाबर का सबसे प्रिय पुत्र था। दूसरी बात ये थी कि हुमायूं जो था उसके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र। अब आज जो हमारा टाइम पीरियड है, हमारा जो सिलेबस है, वो हुमायूं को हम लोग देखेंगे सिलेबस में कि हुमायूं किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, क्योंकि इसने असफलताओं का सामना शुरू से लेकर के अंत तक किया। हम चाहेंगे कि यहीं पर इसी क्लास में 1 घंटे की क्लास में इसको ख़त्म करना चाहेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींच करके। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि बाबर के 4 पुत्र थे। क्या था? बाबर के 4 पुत्र थे, और उन 4 पुत्रों में मैं आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है। बाबर के 4 पुत्र थे, और उन 4 पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था बेटा? हुमायूं।
उसके बाद में उसके दूसरे पुत्र का नाम था कामरान। हुमायूं के बाद जो उसका दूसरा पुत्र था उसका नाम क्या था बेटा? कामरान। याद रखना कामरान का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, अभी इतिहास में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कामरान को। और कामरान के बाद में जो आता है मैं आपको बताता हूँ अस्करी। कौन आता है? अस्करी। और सबसे छोटा पुत्र रहता है इसका जिसका नाम है हिंदाल। क्या नाम है इसका? हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? हुमायूं के नहीं, बाबर के 4 पुत्र थे। कहने का मतलब है कि हुमायूं जो पैदा था इसकी माता का नाम था माहम अनगा। क्या नाम था? माहम अनगा। याद रखिए माहम अनगा से पैदा है। हुमायूं का जन्म जो था वो माहम अनगा के हुआ। कामरान का जो जन्म हुआ था वो गुलरुख बेगम के यहाँ हुआ था। गुलरुख बेगम ये एक बाबर की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था गुलरुख बेगम। तो कामरान का जन्म हुआ गुलरुख बेगम से। और जो अस्करी था, अस्करी का भी जो है गुलरुख बेगम से ही हुआ था। किसका हुआ था? गुलरुख बेगम का। ठीक है, इसमें भी जो है ये दोनों सगे भाई थे, गुलरुख आपका बेगम, ये भी, और आपका ये भी गुलरुख बेगम। ठीक है, गुलरुख बेगम। ये इस तरीके से ये 3, जबकि हुमायूं जो था वो माहम अनगा से पैदा हुआ था। अब मेरे बच्चों सबसे पहले आपको समझने की ये ज़रूरत है कि इनके शासन सत्ता संचालन को किस तरीके से जो है बाबर ने बांटा था। पहले एक छोटा सा स्टेप लेके चलेंगे, फिर हम प्रॉपरली जो है वो पढ़ा देंगे आपको हुमायूं के बारे में। देखिए हुमायूं जो था वो बाबर का जो था वो सबसे बड़ा पुत्र था। क्या था आपको बता दें? सबसे बड़ा जो पुत्र था वो कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं के पास जो साम्राज्य था जिस पर हुमायूं शासन कर रहा था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसे दिल्ली का सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ। इसने पहले समझे, सबसे पहले इसने आगरा और प्लस जो है ग्वालियर, ग्वालियर का नाम सुना होगा आपने। आगरा और ग्वालियर दोनों को इसने क्या किया था? विजय प्राप्त कर ली। जब विजय प्राप्त करी तो इसे दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल्ली का। ठीक है, इसके साम्राज्य में अर्थात इसके हाथ में जो है दिल्ली को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? दिल्ली को दे दिया गया। अब हुआ क्या कि कहने का मतलब है कि जो हुमायूं था वो ही जो है बाबर का उत्तराधिकारी रहा। क्या रहा वो? उत्तराधिकारी, क्योंकि ये बड़ा बेटा था और बाबर का बहुत प्रिय था। समझ लेना बात को, ये बड़ा बेटा था, बाबर का प्रिय था। ठीक है, और इसी का राज्याभिषेक हुआ था। हुआ ये कि दिल्ली, जब इसने आगरा को जीता और ग्वालियर को जीता और दिल्ली का इसको सुल्तान जो है वैसे घोषित कर दिया गया, तो ये मुगल सत्ता की स्थापना में बैठा। ठीक है, ये बैठ गया। अब यहाँ पर क्या आता है? कामरान की बात करते हैं। ये छोटा सा स्टेप समझ लीजिएगा, पूरा विस्तार से समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी छोटा छोटा करके समझ लीजिएगा कि इन चारों भाइयों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, इसके बाद में आता है कामरान, जो गुलरुख बेगम का बेटा था। कामरान अर्थात हुमायूं का, वो सॉरी बाबर का क्या था? पुत्र था। लेकिन बाबर के सबसे अप्रिय पुत्रों में जो अप्रिय यही था, क्योंकि ये बाबर से हमेशा क्या करता रहता था? लड़ता रहता था। लेकिन हुआ क्या कि पुत्र के नाते बाबर ने सबसे पहले, मैं आपको बता देता हूं, काबुल, कंधार, पंजाब और हिसार। ठीक है, काबुल क्या था? अफगानिस्तान वाला काबुल, दूसरा आपका कंधार और तीसरा हिसार। हिसार हरियाणा में पड़ता है ना, और पंजाब यहीं पर पड़ता है, और ये दोनों जो है कंधार काबुल ये उधर पड़ते हैं ना। तो इतनी जगह जो थी बाबर ने इसको शासन करने के लिए दिया। किसको दिया? कामरान को। कामरान को जब शासन करने के लिए दिया, लेकिन इस कामरान की एक सबसे बड़ी आदत ये थी कि ये प्रारंभ से लेकर के, याद रखना, ये प्रारंभ से लेकर अंत तक, क्या हुआ बेटा आपको बताएं, प्रारंभ से लेकर अंत तक जो था बाबर से क्या करता रहा? बाबर से लड़ता रहा। याद रखना, ये अपने पिता से जो है शुरू से लेकर अंत तक इसके संबंध जो है वो खराब ही रहे, कभी सही नहीं रहे। समझ रहे? शासन सत्ता संचालन को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के। अर्थात कहने का मतलब है कि कामरान के जो संबंध थे वो बाबर से, अर्थात कहने का मतलब है कि हुमायूं से, ठीक है, हुमायूं से भी उसके संबंध जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि बाबर जो है वो हुमायूं को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो जो है हमेशा हुमायूं से चिढ़ता रहता था और हुमायूं के साथ में इसके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। उसके बाद में आता है अस्करी। अस्करी को क्या काम किया? संबल और पूर्वी बंगाल,
याद रखना, मेरी बात समझना, ठीक है। संबल और जो है पूर्वी बंगाल, संबल तो आपके करीब में पड़ता है ना, संबल प्लस आपका पूर्वी बंगाल, इन इलाकों का जो साम्राज्य था वो अस्करी को दे दिया गया। लेकिन अस्करी के अंदर एक खास क्वालिटी ये थी कि अस्करी जो था हुमायूं से कभी लड़ा तो नहीं बेचारा, जो बात है उसकी बात भी मानता था। कहने का मतलब है उसने जीवन भर में कभी हुमायूं के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया अस्करी ने, समझ रहे, अस्करी ने कोई विद्रोह हुमायूं के खिलाफ नहीं किया। लेकिन कई बार जो है हुआ ये था कि भाई भाई के नाते जो था इसने कामरान का साथ दिया। किसका साथ दिया? जब कभी कामरान हुमायूं से लड़ता था तो अस्करी क्या करता था, कामरान का साथ दे देता था। कई बार ऐसा हुआ है कि उसने साथ दिया, जिस वजह से जो है हुमायूं इसको अस्करी को डांट देता था, क्योंकि ये इसका छोटा भाई था, तो उस वजह से डांट देता था, तो ज्यादा वैसे माइंड नहीं करते थे, है ना। उसके बाद आता है हिंदाल। हिंदाल कहने का मतलब ये है कि बाबर के सबसे छोटे पुत्र जो थे वो हिंदाल था। याद रखना, कौन था? हिंदाल। हिंदाल जो था वो एक ऐसा पुत्र था बाबर का कि जो किसी की सीता मीता में नहीं रहता था। याद रखना, ये सीता मीता में क्यों नहीं रहता था? क्योंकि इसने कभी अपने जीवन में हुमायूं के खिलाफ कोई विद्रोह ही नहीं किया, किसी भी तरीके का इसने हुमायूं के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया। और बेचारा अंत में इतना अच्छा था ये कि 1551 में जब हुमायूं और कामरान के मध्य में युद्ध हुआ, थोड़ा सा आपस में मनमुटाव लड़ाई हुई, ठीक है, तो इसने क्या काम किया था, हिंदाल जो था वो इस युद्ध में कूद पड़ा कामरान को समझाने के लिए। और हुआ ये कि इस युद्ध के दौरान, एक युद्ध के दौरान 1551 में हिंदाल की मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या हो गया? तो हिंदाल जो था वो हुमायूं के साथ युद्ध के दौरान मारा गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है अपने जीवन को अपने भाई को ही समर्पित कर दिया। अगर अपने भाई के लिए युद्ध में अगर लड़ते हुए वो मारा गया तो उसने क्या काम किया, अपने भाई को, अपने युद्ध जीवन जो था उसका, वो युद्ध के समय जो है उसने क्या कर दिया, उसी को समर्पित कर दिया, है ना। तो ये 4 बेटे इसमें जो हैं किसके रहे हैं? बाबर के रहे। अब आता है बेटा बात हुमायूं। किसकी बात आती है? हुमायूं। अब हम हुमायूं को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कभी बादशाह हुमायूं के बारे में बात करेंगे तो हुमायूं का जीवन इतना कठिनाइयों से भरा हुआ था कि आप उसका अंदाजा लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। मुश्किल यूं पड़ जाएगा क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद, याद रखना मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली सबसे पहले ये बात समझ लेना कि हुमायूं का जो वास्तविक नाम था, मैं आपको बता देता हूं क्या नाम था, वास्तविक नाम। इसका जो वास्तविक नाम था तो वो था नसीरुद्दीन महमूद। क्या था आपको बता दे? नसीरुद्दीन महमूद। आपने सुना है कभी इसका नाम, ये वाला सुना है कि नहीं सुना? बताइए, नसीरुद्दीन महमूद सुना आपने? हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? नसीरुद्दीन महमूद। और हुमायूं का जो हुमायूं नाम था वो था उपनाम। क्या नाम था ये? उपनाम। इसका उपनाम जो था वो वास्तविकता में हुमायूं था और इसका जो वास्तविक नाम था वो नसीरुद्दीन महमूद था। अर्थात मिर्जा परिवार से ये संबंध रखते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया उमर शेख मिर्जा का बेटा था बाबर और बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं जो था वो नसीरुद्दीन महमूद जो था, नसीरुद्दीन महमूद मिर्जा नाम था इसका पूरा। समझ गए क्या नाम था इसका? नसीरुद्दीन महमूद मिर्जा। किसका नाम था? हुमायूं का। अब यहां से आप हुमायूं के जीवन परिचय में चले जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हुमायूं के जीवन परिचय में चले जाइएगा। अब यहां पर देखिएगा हुमायूं का सबसे पहले, मेरे प्यारे बच्चों, जिस समय बाबर अपनी युद्धक नीति को जारी रखा था और युद्धों में लगा हुआ था, तो उस समय क्या हुआ? 6 मार्च 1508। क्या बोला मैं? 6 मार्च 1508। अगर मैं इसके जन्म की बात करूंगा तो यहाँ पे डेट आती है 6 मार्च 1508। तो 6 मार्च 1508 को जो है काबुल के अंदर क्या हुआ? हुमायूं का जन्म हुआ। कहां पर? काबुल में। और आपको अच्छे से मालूम होगा काबुल कहां था? अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी रहा था। जब इसका जन्म हुआ तो इसको जन्म दिया माहम अनगा ने। किसको दिया? कभी कभी माहम अनगा की जगह माहम सुल्ताना भी आ सकता है। तो माहम अनगा के पेट से इसका जन्म हुआ। माहम अनगा जो थी वो खुरासान प्रदेश की एक पुत्री थी, सिया परिवार की बेटी थी। सिया जो होते हैं ना, सिया सुन्नी सुना होगा आपने। तो इसकी जो माता थी वो सिया थी। कौन थी वो? सिया। जब ये पैदा हो गया
तो पैदा होने के बाद ये सबसे बड़ा पुत्र था, हुमायूं जो था वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो जब ये पैदा हुआ तो उस समय था नहीं, लेकिन 3-4 वर्षों के बाद में अपने पिता को देखने के लिए मिला। तो हुआ क्या कि बाबर ने अपने पुत्र को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े प्यार से जो है इसको पाला। अब बड़े बच्चे पे या तो बहुत ज्यादा प्रेम होता है या बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना। या तो अब तो छोटे वाले पे चला जाता है ज्यादातर, क्योंकि बड़े वाले से कहते हैं तू पैसे कम प्यार मुझे से करने। तो होता क्या है कि हुमायूं को बाबर जो था वो बहुत प्रेम करता था। जब प्रेम करता था तो ये 3 बेटे भी पैदा हुए, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 3 बेटे भी हुए, लेकिन जितना प्यार वो इसको करता था वो इससे ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता था। तो जाहिर सी बात है, अगर 4 भाइयों में अगर एक भाई को पापा ज्यादा प्यार करेंगे तो 3 के कलेजे पे तो जो है छुरी चली, है ना। और उस समय ये सुल्तान थे, ये बादशाह के। अब तुम जानते हो कि भाई शेर का बच्चा तो शेर ही पैदा होगा भाई, जैसा पिता के वंशज रहे होंगे वैसे ही उसके जो है आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी होंगी। लेकिन मैं बस ये कह सकता हूं कि पिता अगर अनपढ़ होगा तो औलाद का अनपढ़ रहना पॉसिबल नहीं है, अगर औलाद चाहे। सिर्फ यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था के मामले में जो है अगर पिता अनपढ़ है तो मेरा मानना ये है कि उसकी औलाद जो है वो साइंटिस्ट बन सकती है, वो देश के बड़े से बड़े अचीव को पैदा कर सकती है, ये नहीं कह सकते। लेकिन बहादुरी का जो मामला है वो पिता के वंशज या पूर्व से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ माना जाता है। तो बाबर जो था जब इसमें बहुत ज्यादा प्रेम करता था, मैं आपको बताऊंगा, तो बाबर को सबसे पहले याद रखना कि बाबर जो था 1514 में जब काबुल वापिस आया, कब आया, इसका 1508 में जन्म हुआ, और जब वो काबुल वापस आया तो काफी बड़ा हो चुका था ये हुमायूं। तो उसको देख करके बाबर जो है बहुत प्यार से जो है अपनी औलाद, तो भैया जाहिर सी बात है सबको अच्छी लगती है, तो वो इसको बहुत प्यार करने लगा, निहारने लगा, इसको देखने लगा। हुआ क्या कि उसने देखा कि यार मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया लेकिन मेरे बच्चे की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। और शिक्षा याद रखना कि बड़े बड़े बादशाह हो या बड़े बड़े बदमाश हो, वो अपने बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने। खुद चाहे चोर हो, कुमल काट रहा है किसी के घर में, लेकिन जो है उसकी उम्मीद अपने बच्चे से यही होगी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक अधिकारी, एक ऑफिसर या अच्छा इंसान या अच्छा डॉक्टर साइंटिस्ट बन जाए। यही होती है ना, ठीक है। तो ऐसे ही उम्मीद जो थी बाबर को हुमायूं से लगी, लेकिन उसने देखा कि इतने साल हो गए और मेरे बच्चे को जो है कहीं की कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं हुई। तो उस समय उसने मसीह अल-दीन रहुल्ला, ठीक है, मसीह अल-दीन रहुल्ला, ये जो था मैं आपको बता देता हूं, ये हुमायूं का टीचर था, मतलब के शिक्षक था। तो हुमायूं का शिक्षक था, इसको फारसी, अरेबिक, टर्की, कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। इसको ज्योतिष का भी ज्ञान था, इसको जो है चिकित्सा का भी ज्ञान था। तो इसने क्या काम किया, इसको गुरु बना दिया और हुमायूं का संरक्षण जो था वो इसको मसीह को दिया गया। और इसने जो है उसके शिक्षक के तौर पे इसको तीरंदाजी और घुड़सवारी सारी विधियों में निपुण कर दिया। किसको? हुमायूं को निपुण कर दिया। अब जाहिर सी बात है, पता है पुलिस में ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है? क्योंकि शरीर मजबूत हो जाए, बॉडी एक्टिव हो जाए, चीजों की क्षमता बढ़ जाए, सहने की आदत शरीर को पड़ जाए। अगर दुख कष्ट मिले, रोटी ना मिले ड्यूटी के दौरान, तो उसको सहने की आदत पड़ जाती है, तो वो वहां पे काट सकता है। इसलिए ड्यूटी को प्रिपेयर किया जाता है। समझ रहे हैं आप बच्चों? ड्यूटी का बहुत बड़ा महत्व होता है, याद रखना। तो ट्रेनिंग का, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर जो है हुआ क्या कि इस समय जब इसकी आयु जो है बढ़ती चली गई, फिर हुआ क्या कि पानीपत का जो युद्ध लड़ा था बाबर ने, आपको मालूम होगा, पानीपत के युद्ध में पहली बार हुमायूं को जो है वो साथ लेकर युद्ध लड़ा। और हुमायूं ने वहां से ये गुण सीखे। हुमायूं ने क्या करा, वहां से ये गुण सीखे कि युद्ध किस तरीके से लड़ा जाता है, युद्ध में क्या क्या हो सकता है। तो हुमायूं जो था वो स्टेबल माइंड हो गया। और जब स्टेबल माइंड हो गया तो उस समय क्या काम किया कि इसने जो है, हुमायूं ने सबसे पहले, एक जगह पड़ती है, आपने सुना होगा हिसार, हिसार ये हरियाणा में पड़ती है, और एक जगह पड़ती है जिसका नाम आपने सुना होगा फिरोजाबाद, जो उत्तर प्रदेश से पड़ता है और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नाम सुना है आपने? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना। ऐसा होता है, अरे तुमको लड़कियों को तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में चूड़ी मंगा सकती हैं आप, ठीक है। हाँ, बुरा मानने की क्या बात है, एक ही रास्ते से गुजरना है सबको। हाँ, अब कोई डीएम बने या सीएम, भाई शादी विवाह तो सभी के साथ होता है, और जिस व्यक्ति का नहीं होता है उसे समाज जो है
तुम जानते हो किस दृष्टि से देखता है, तो इसलिए अनभिज्ञता में ना जिए कि मैं तो डीएमई वालों की शादी ना करूंगी, ठीक है। तो भैया सारी चीजें करनी है जीवन के हर चरण पे जाकर के, सारे काम करने हैं ना। तो चलते हैं अब आगे, है बेटा। देखिए सन्यासियों वाला जीवन तो ना है, ठीक है। जो सन्यासी हुआ करते थे अब कहाँ मिलेंगे, कलयुग के जमाने में सन्यासियों की कहाँ। अब तो सन्यासी भी जो है कोने में को ले जा, बोले ऐसा हो जाएगा तेरे घर में, ऐसा निकलेगा, ये निकलेगा, रुद्राक्ष रुद्राक्ष ला दे, ठीक है। तो सन्यासियों का काम जब ये हो गया तो सन्यासी नहीं होते। असल में सन्यासी की डेफिनेशन बताता हूँ, जीवन पर याद रखो। जो इसका ईश्वर से जुड़ा होता है वो आपसे ना पैसे मांगेगा ना वो आपसे टाइम मांगेगा। जब वो भूखा होगा तो सिर्फ खाना मांगेगा, खाएगा और आगे बढ़ जाएगा, और उसके अलावा उसे दुनिया से कोई चीज़ नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। जो व्यक्ति खाना मांगे, पैसे क्या करूँगा मैं, पैसे वो है ना, फकीरी इसी को कहते हैं, है ना। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इधर आइए, ठीक है। यहाँ पर हिसार और हरियाणा की हम बात कर रहे थे, आप हिसार हरियाणा में चले जाइए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या होता है कि फिरोजाबाद जो है, अब जब इसको हुमायूं को लगा कि यार मेरा पिता मुझको बहुत ज्यादा लाइक करता है, तो इसका मनोबल बढ़ा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और सबसे पहले इसने क्या काम किया, हिसार को जीता, और दूसरे नंबर पर इसने क्या कर दिया, फिरोजाबाद को। इसने अपनी एक अलग सैन्य टुकड़ी बनाई, और उसके बाद में इसने क्या काम किया कि फिरोजाबाद और हिसार दोनों को जो है जीत लिया। जब इसने दोनों को जीत लिया तो होता क्या है बच्चों, जब जीत करके ये हुमायूं के पास आया, सॉरी हुमायूं बाबर के पास आया, तो बाबर इतना खुश हुआ, बाबर ने देखा मेरा बच्चा, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है हुमायूं, आपने हिसार को जीता और फिरोजाबाद को जीता। जैसे ही ये अपने पिता बाबर के पास गया दोनों क्षेत्रों को जीतने के बाद, तो बाबर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और उसने क्या काम किया, 70 लाख रुपए का कैश, 70 लाख का कैश, और विश्व प्रसिद्ध, आपने सुना होगा, एक विश्व प्रसिद्ध, सुना है कि नहीं सुना, ये याद रख लेना, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर, ठीक है। कोही आपका जो नूर, जो हीरा था, वो क्या कर दिया, इसको भेंट करा, ठीक है। इसको क्या कर दिया, भेंट कर दिया। इसकी खुशी, बोले है तो सब मेरी औलाद का ही, और इसको खुशी में भेंट करने के बाद उसने क्या काम किया कि बाबर का जो मन था वो गदागद हो गया, देख के मेरे पुत्र ने जो है हिसार और फिरोजाबाद को पहली बार में फतेह कर लिया, लेकिन इतने धन की आवश्यकता है, धन पकड़। और ये विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा आज भी लंदन के म्यूजियम में है, 3 टुकड़े कर दिए गए हैं उसके, बताऊंगा कभी, है ना। तो उसको जो था सबसे पहले हुमायूं को बाबर ने वहीं पर जो है दे दिया, और देने के बाद उसने क्या काम किया, लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद बोले इनके साथ साथ में हिसार और फिरोजाबाद तो इसने जीते हैं, लेकिन अब मैं इसको जो है, जो संबल था, क्या था मैं आपको बता दूं, संबल, जो संबल की जागीर थी पूरी, जागीर का मतलब जानते हैं आप बेटा, जो वहां से टैक्सेस वैक्सेस आते थे, वहां से लगान वगैरह सब इकट्ठा होकर के आता था, सारा जो संबल एरिया का क्षेत्र का जो टैक्स था, वो सारी जागीर क्या करा इसने, हुमायूं को दे दी, कि हुमायूं को दे दी। और अपने जीते जी ये फैसला कर दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा हुमायूं ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। क्या कहा उसने कि मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा हुमायूं मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, और उसने हुमायूं को यह सलाह दी कि हुमायूं मेरे मरने के बाद तुम अपने साम्राज्य का जो है क्या करना, बंटवारा मत करना। उसने क्या कहा, बाबर ने हुमायूं से कहा कि मेरे मरने के बाद साम्राज्य का बंटवारा भाइयों के बीच में मत करना, क्योंकि वो इसको संभालने के लायक नहीं है। लेकिन क्या था कि हुमायूं बड़ा ही ईमानदार और बड़ा अच्छा इंसान था। पिता की मृत्यु के बाद में हुआ ये कि ये गद्दी पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया, और गद्दी पर जब बैठा तो बैठने के बाद इसके सामने बड़ी समस्याएं और चुनौती थी। मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने राजा महाराजा बैठे, उनके सामने कोई ना कोई समस्या होगी। याद रखना कि पद जितना बड़ा होगा समस्याएं उतनी बड़ी होंगी। याद रखना, छोटा जितना आदमी होगा अपने साधारण जीवन को जिएगा, उसके पास समस्याओं का पिटारा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन वो जितने बड़े पद पर पैदा हुआ होगा उतनी बड़ी समस्याएं उसके सामने होंगी, उसके 1000 दुश्मन होंगे, लाख दुश्मन होंगे। समझ रहे हैं आप? अभी नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा, पूरा देश गाली देता है कि नहीं देता है? बताओ, क्या तुम्हारे ग्राम प्रधान को पूरा देश गाली देता है? नहीं देता। लेकिन उनको इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया है, बुरा को क्या करना है? अब मेरे को भी कह रहे कितने बुरा कहते होंगे, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे अपने काम करना है?
मुझे थोड़ी इज्जत मिलती है आपके लोगों से, या कम इज्जत मिलती है? नहीं ना, मुझे भरपूर इज्जत मिलती है, टेंशन फ्री रहता हूँ, मैं क्यों लूँ टेंशन? तो लोग क्या कह रहे हैं, मैं उस चीज पे ध्यान नहीं देता, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस चीज पे ध्यान देना। वैसा ही जब हुमायूं दिल्ली सल्तनत की दिल्ली के मुगल बादशाह पे बैठा, तो उसने सबसे पहले क्या काम किया कि अपने साम्राज्य को, दृष्टिकोण को देखा। उसने कहा भले ही यार मेरा पिता इस तरीके की बात कह रहे, लेकिन उसने बैठते ही साम्राज्य का बंटवारा किया। बोले नहीं, उसने क्या काम करा, बैठते ही के भाइयों से लड़ाई नहीं लेनी है, उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। जब उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, जागीरें बैठ गई, तो अब हुआ क्या, साम्राज्य छोटा रह गया। तो उनको लगा कि जितना हुमायूं के पास है इतना हमारे पास है। तो अब हुमायूं जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, अर्थात मुगलिया सल्तनत का शासक हो गया, और उसको जो है बाबर की गद्दी मिल गई बाबर की मृत्यु के बाद में, और उसने अपने भाइयों को भी जागीरें बांट दी, तो उसके साम्राज्य का विस्तार कम हुआ, जो उसका साम्राज्य था वो कम हो गया। जब साम्राज्य कम हुआ तो उसके सामने चुनौतियां आ गई। चुनौतियां, पहली चुनौती क्या हो गई, क्योंकि उस समय अफगान जो एक संप्रदाय था, लोधी वगैरह वगैरह, ये लोधी जो था अंतिम अफगान बादशाह थे, इनके कान खड़े हो गए और बोले यार कोई बात नहीं। तो अब अफगानों का सामना करना हुमायूं के लिए पहली चुनौती थी, अर्थात ये उसके सामने एक कठिनाई थी। अगर वो अफगानों को नहीं हराएगा तो समझ लीजिएगा उसके शासन सत्ता को खतरा है, अर्थात दिल्ली पर अफगान कब्जा कर सकते, क्योंकि अफगानी शक्ति जो थी उस समय बड़ी स्टेबल थी, मजबूत थी, इसलिए अफगानों को हराना उसके लिए पहली चुनौती रही। दूसरी चुनौती क्या रही कि जो भाई थे वो उसके विरोधी हो गए, भाई जो थे वो उसके क्या हो गए, विरोधी हो गए, कि इसको पिता ने बहुत माल दे दिया, हीरा भी दे दिया, 70 लाख का कैश दे दिया। तो उसमें जो है लोगों को जो है थोड़ा सा होता ही है कि यार हमको नहीं मिला, लेकिन अपनी प्रतिभा या अपना एक जो है व्यक्ति का नेचर होता है कि वो दुनिया के दिल भी जीत सकता है। मैंने ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी देखे वो दुनिया का दिल जीते हुए, कुछ लोग किसी से बात नहीं करते, लोग उनके पीछे पागल हो गए। इतने इतने बड़े सेलिब्रिटी आए फैजाबाद में, और अकेडमी में मेरी जो है टिकट आते रहते हैं, जैसे कि मतलब टिबेट में, MIT में, या कहीं भी जो ये सेलिब्रिटीज आते हैं ना, तो हमारे पास जो है स्पेशल गेस्ट का कार्ड आता है। लेकिन ये रिकॉर्ड है, मैं आज तक किसी को देखने नहीं गया। क्यों देखूं मैं खुद हीरो हूं भाई, मैं क्या देखूं, मैं तो खुद हीरो हूं, नहीं देखा, क्या देखूं उसमें, मुझे तो खुद में देखना कि खुद में कहाँ हूँ। दूसरों को देखने के लिए उसको जैसे होता है, बहुत ज़्यादा लोग पागल हो जाते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध चेहरा मैं आपको साउथ इंडिया के अंदर बताऊंगा, अम्मा की रसोई। अम्मा, जब जयललिता मरी थी ना साउथ इंडिया के अंदर, तो लोग ऐसे पागल हो गए थे कि यकीन मानिए कि सड़कों में धूल कई दिन तक जो है बहुत लोग, हजारों लोग मर गए थे लोग, सिर्फ उसके डेड बॉडी को छूने अर्थात देखने के लिए, छूने के लिए मरे। इतना बड़ा क्रेज था उसका, समझ रहे हैं? तो ऐसे भी लोग होते हैं, है कि नहीं है? तो दुनिया इसका नाम है। अब उसने किस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बनाई होगी वो तो वही याद है। तो आप अपने दिलों में जगह रखिएगा। सिंगर बने तो आप, डांसर बने तो आप, एक्टर बने तो आप, ठीक है, एक्टर्स बने तो आप, तो याद रखना मेरी बात को। अब आगे चलते हैं। पहली चुनौती क्या हुई? अफगान। याद रखना, अब क्वेश्चन मेंस का मैं निकाल रहा हूं। क्वेश्चन मेंस का बनेगा कि जब हुमायूं मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष निम्न में से कौन कौन सी चुनौतियां थी और किस प्रकार उसने सत्ता संचालन को चलाया। ये आपका मेंस का क्वेश्चन बना। अच्छा, एक बार हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तब उसके सामने निम्न में से मतलब उसके सामने कौन सी कठिनाइयां थी, कौन सी कठिनाइयां थी, अर्थात उसने सत्ता संचालन किस प्रकार से किया।
उत्तर दीजिए 200 शब्दों में, उत्तर दीजिए 200 शब्दों में, सेंड कर दीजिएगा लिख के, जो बच्चा लिख सकता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और शाम को ही लिख के सेंड कर दीजिए तो बेहतर याद रहेगा, है ना। तो उसके सामने पहली चुनौती थी कौन सी बेटा? अफगान। पहली चुनौती कौन थी आपका? अफगान। और दूसरी चुनौती थी उनके जो है भाई, मतलब आपका बता दे परिवारवाद, परिवारवाद। उसके सामने जो दूसरी समस्या थी वो परिवारवाद थी, अर्थात जो है उसे अपने भाइयों से ये खतरा हो गया कि वो अपने विरोधियों से कैसे निपटेगा, अपने भाइयों से कैसे निपटेगा। क्यों? अब उसके अगली राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। तीसरी समस्या क्या थी? ठीक है, आर्थिक स्थिति को, राज्य की, याद रखना, राज्य की आर्थिक, याद रखना, आर्थिक स्थिति को क्या करना? स्थिति को सुदृढ़ करना। ठीक है, सुदृढ़। ये यहाँ पर राज्य की आर्थिक स्थिति का मतलब फाइनेंशियली, क्योंकि अब उसको जो है एक बड़ी सेना को चलाने के लिए, एक बड़ी सेना रेडी करने के लिए क्या करके धन की आवश्यकता थी, और वो धन का, साम्राज्य का जो बिटवार था वो क्या कर चुका था? वो अपने भाइयों में कर चुका था, और भाई भी उसके दुश्मन बन गए। तो आर्थिक समस्या भी उसके सामने एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई, क्योंकि एक बड़ी सेना खड़ी करने के लिए उसको बड़े धन की आवश्यकता थी, और इतनी जल्दी वो जंग नहीं जुटा सकता था। अगली एक समस्या थी कि उसको जो है उसके यहाँ पर कोई भी शासन प्रशासन चलाने के लिए बेहतर कोई रणनीति नहीं थी, इसलिए उसके सामने चौथी समस्या थी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना। क्या करना आपका? प्रशासनिक, ठीक है, ढांचे का निर्माण करना। इसके सामने जो अगली समस्या थी, ठीक है, तो प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना। याद रख लेना मेरी बात को कि प्रशासनिक ढांचा जब तक ये अपने शासन प्रशासन के लिए बेहतर तरीके से संचालन नहीं करता, ये इसके सामने एक समस्या, एक बड़ी समस्या रही है। ठीक है, अब होता क्या है? अब यहां से आप देखेंगे कि इसका जो है सबसे पहले एक युद्ध आता है जिसमें मैं लिखूंगा कालिंजर का युद्ध, जो 1531 में जो है हुमायूं लड़ेगा कालिंजर का। ठीक है, यहां से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आगा आपका कालिंजर का युद्ध। ठीक है, और ये कालिंजर का युद्ध कब लड़ा इसने? ये लड़ा 1531 में। अब बच्चों यहां से समझिए, जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो हुमायूं के सामने वो एक सबसे बड़ी समस्या थी अफगान। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अफगान जो थी एक बड़ी समस्या थी। उसको लगता था कि अगर अफगानों ने लगातार अपने युद्धों के क्रम को जारी रखा और वो जीतते हुए आए तो वो दिल्ली के अंदर से जो है हुमायूं की सत्ता को उखेड़ फेंक देंगे, और वो जीवन भर में कभी भी जो है ये सपना नहीं देख सकता कि वो भारत की सरजमी पर राज कर सकता। ये बात हुमायूं के दिल और दिमाग में अच्छे से फिट थी, और उसको ऐसा लगता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि जो साम्राज्य का बंटवारा था वो मैंने अपने भाइयों में बेहतर तरीके से कर दिया, इसलिए उसका दिल सेट था। लेकिन समस्या जो है उसके सामने सबसे बड़ी थी। अब कालिंजर की एक समस्या क्या थी मैं आपको बताऊंगा। कालिंजर जो था, मैं आपको बता देता हूं कि कालिंजर का एक राजा था, राजा आपका प्रताप रुद्रदेव। कौन था आपका? प्रताप रुद्रदेव। ये राजा था कालिंजर का। कौन था? प्रताप, कौन था बेटा? प्रताप रुद्रदेव जो है वो कालिंजर का राजा था। तो अब इसके सामने क्या हुआ कि कालिंजर का होता ये था कि जो ये प्रताप रुद्रदेव था तो ये अफगानों से, किससे बेटा आपको बता दें? अफगानों से। अब कालिंजर, ये जो रुद्रदेव था, अफगानों से इसके जो संबंध थे वो बड़े क्लोज थे। संबंध क्लोज का मतलब जानते हैं? इन दोनों के संबंध में आपस में बहुत अच्छे थे, दोनों एक दूसरे के मतलब जो है पूरक समझ लीजिएगा। ये इसकी बात नहीं टालता था, वो उसकी बात नहीं टालता था। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि प्रताप जो कालिंजर था, कालिंजर के बराबर में एक जगह पड़ती थी, आपने सुना होगा कालपी। प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ाया होगा कालपी, सुना है नहीं? ठीक है, प्राचीन इतिहास में इसको पढ़ाया होगा कालपी को। तो मेरे बच्चों याद रखना कि यहां पर जो है अब हुआ क्या था कि जो अफगान थे ना, अफगान जो थे वो चाहते थे कि हुमायूं हट जाए। प्रताप रुद्रदेव जो था वो क्या कर रहा था कि अफगानों पर दबाव ये बना रहा था कि मुझको कालपी चाहिए। क्या चाहिए मुझको? कालपी चाहिए। वो कालपी के चक्कर में था कौन? अब होता क्या था, उसको लगता था, किसको लगता था? समझने की बात है, मेरी बात समझ लेना। हुमायूं को यह लगता था कि अगर कालपी चला गया, अगर कालपी
अफगानों के साथ चला गया या प्रताप रुद्रदेव के पास चला गया तो बात एक ही है। और अगर ये दोनों आपस में अगर इनको नहीं रोका गया तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्यों आ गई? क्योंकि कालपी जो था वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। एक तरफ यमुना और एक तरफ मालवा। याद रखना कि कालपी एक ऐसी जगह थी, यमुना प्लस आपका जो मालवा था। मालवा कहां पड़ता था आपको मालूम होगा। मालवा जो है गुजरात में, आज भी मालवा गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो ये क्या था, कालपी जो था यमुना और मालवा दोनों के रस्तों को मिलाता था आपस में, इनका दोनों का कनेक्शन रूट था। और अगर ये कालपी अफगानों के मध्य में चला गया तो हुआ क्या कि अफगान तो मिल ही गए, प्रताप रुद्रदेव मिल गया। अब हुआ क्या कि जब गुजरात का कनेक्शन आगा कालपी से मिलेगा, यमुना और गुजरात का, तो गुजरात का जो राजा है वो भी कालपी के साथ मिल जाएगा। तो ये अफगानों की शक्ति जो थी वो कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव अफगान और जो है आपका जो है गुजरात का राजा। ठीक है, तो तीनों शक्तियां अगर ये एक जगह मिली तो इसका मतलब है कि फिर ये मेरी शासन सत्ता संचालन को जो है उखाड़ के फेंक देगी। इसलिए हुमायूं को लगता था कि मुझको कालपी जीतना चाहिए, कालपी की उसको आवश्यकता थी। इस पर क्या हुआ, गुजरात का शासक था उस समय जो मालवा अर्थात गुजरात का, इसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था इसका? नाम बहादुर शाह। ये वास्तविकता में बहादुर भी था और इसका नाम भी बहादुर शाह था। ये गुजरात का राजा था, याद रख लेना मेरी बात को। होता क्या है कि जब हुमायूं की जो कठिनाई थी, अब होता क्या, उसके दिमाग में ये बैठ गई थी कि यार अगर कालपी इधर गया तो जो है बहादुर शाह भी आकर के मिल जाएगा और फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो उसके जब दिमाग में ये बात बैठी तो उसने क्या काम किया कि चलो यार पहले कालिंजर को जीतते हैं, क्योंकि कालिंजर का राजा प्रताप रुद्रदेव है। कालिंजर को अगर मैं जीत जाऊंगा तो कालपी मेरे अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो उसने जैसे ही वो कालिंजर को जीतने के लिए हुमायूं गया, तो यहाँ पर कालिंजर जीतने के लिए जब वो गया तो उसने क्या काम किया, यहाँ पर घेरा डाल दिया। घेरा जानते क्या होता है? मतलब जैसे पहले ऐसा होते थे कि जैसे मुरादाबाद को जीतना तो इसके चारों ओर जो है फौज लाकर डाल दी, बोले आप मुरादाबाद के कहाँ को जाओगे। तो वहां पर आत्मसमर्पण करना होता था। अगर लड़ने की क्षमता होती थी तो लड़ो, और अगर नहीं हुई क्षमता तो क्या कर दिया, बोले साहब हमें बाहर भी जरूरत पड़ेगी जाने की, हम तुम्हारे अधीन होते हैं, ये सत्ता तुमको सौंपते हैं, इस तरीके से हमको जो है अथॉरिटी दी जाए। तो हुआ क्या कि कालिंजर का डेरा डाल दिया किसने? हुमायूं ने। बात समझ में आ रही है? हुमायूं ने जब कालिंजर का डेरा डाला तो अब समस्या कोई, डेरा तो डाल दिया, बोले अब हम इसको जीत लेंगे। लेकिन इसी समय अफगानों ने सोचा कि चलो इसको तो छोड़ दो, अफगान बहुत ज्यादा थे, उन्होंने इसको छोड़ो, बोले गुजरात छोड़कर उन्होंने क्या काम किया, जो बिहार था, अफगानों ने इसी समय क्या काम करा, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया, अफगानों ने उन्होंने बिहार को जीत लिया। और जैसे ही बिहार को जीता, आप जानते हैं बिहार और यूपी दोनों एक जगह मिले हुए, भाई बिहार और यूपी तो मिले हुए। बिहार को जीतने के बाद वो आगे बढ़े, आगे कहां बढ़े, जौनपुर उधर ही पड़ता है भाई, याद रखना, बिहार के करीब में पड़ता है जौनपुर। कहां पड़ता है? बिहार के करीब में पड़ता है ना, उधर ही। तो जैसे ही अफगानों ने बिहार को जीता तो वो जौनपुर की तरफ बढ़ गए। अब उन्होंने क्या करा, अफगानों ने ये अनाउंस कर दिया कि वो जौनपुर को जीतेंगे। याद रखना यूपी में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जौनपुर का है। किसका है? यूपी में पूछा जाता है किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा, इंस्टेंटली लिंग अनुपात क्या होता है बताओ? हैं? बताओ बेटे, मुझे तो तुमसे इतनी अंधविश्वास था, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया हैं? लिंग अनुपात, सेक्स रेट, तुम्हारी बात कितनी महिलाएं बताओ? 943 है, 940 है, बताओ कितनी है? 940। एक ही बात है, 943 है, सही बोला, 943
याद रखना लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। जौनपुर में जो है 1000 पुरुषों 1000 अगर पुरुष हैं वहां पे जेंट्स हैं तो 943 महिलाएं हैं। क्या बोला मैं? 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। वहां पर जो है स्त्रियों की संख्या वहां ज्यादा है। और ये इतना खतरनाक इलाका भी है कि यदि आप कभी जौनपुर का कभी जाएंगे आप जौनपुर या देखेंगे तो वहाँ का कल्चर इस तरीके का है, बड़ी गरीबी है वहाँ। आज भी वहाँ छप्पर के मिट्टी के घर एडवेस्टेड सबको वहाँ घर आपको मिल जाएंगे। और वहाँ का ऐसा कल्चर है कि आपको सोचने की बात हो यार क्या बता रहे हैं। वहाँ स्त्रियाँ जिसे खुला ओपन इसमें सरकारी मतलब वो है जो भी है वो ऐसे नल है जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में, तो स्त्रियाँ बिल्कुल निवस्त्र ना लेती हैं। मतलब स्त्रियाँ मतलब जवान होते बिल्कुल निवस्त्र ना लेती, ऐसा भी वहाँ कई जगह इस तरीके का कल्चर है। वहाँ का कल्चर है ऐसा, मतलब लोग मानते नहीं मतलब इस तरीके के नहीं है, लेकिन ऐसा वहाँ पर है इस तरीके। क्योंकि पूर्वोत्तर में जो है वो ज़्यादातर वो सॉरी इधर आप देखेंगे पूर्वी यूपी में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा बहाल है लोग। बिहार के इलाकों से जितने सटे हुए इलाके हैं वहाँ सब जो है बंजर इलाके हैं, एग्रीकल्चर भी नहीं होता है वहाँ पे। आपको गंगा के तलहट में है, यहाँ तो मुरादाबाद तो फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत है, ठीक है। तो अब देखिए ये मुद्दा जो है राजनीतिक है, मैं इसमें कैसे मैं जो है शैक्षिक में जो है कैसे गवर्नमेंट करती है थोड़ा वो इतना सब नहीं करती, बताओ क्या करें। तो सब लोग नेता वेता खा जाते हैं उसको, अब कहाँ तक वो करें है ना। वहाँ पर कल्चर ये था करके एक बार गवर्नमेंट करके देगी तो गले पे अब तो जो है राशन पे पल रहे ज़्यादातर लोग, आपने देखा ही सरकार कितना राशन दे रही है। तो आप जरा इधर आइएगा, ठीक है। तो जौनपुर जो है बता रहे हैं, नहीं वो फिर मैं टॉपिक से भाग जाता हूँ, फिर मैं पूरा फिर इसको भी आधा में छोड़ कर भागूंगा। तो थोड़ा सा मुझे जो है इधर भी मौका दीजिए, मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अफगानों ने क्या काम किया, ठीक है, ये बिहार और जौनपुर, बिहार को उन्होंने जीता और जौनपुर की तरफ वो बढ़ गए। अब टेंशन इसको हो गई। इसको इतने में पता चला कि एक अफगान और है जिसका नाम है शेर खान, नाम सर है, जिसको बाद में ये शेरशाह सूरी बनेगा, ठीक है। ये शेर खान ने क्या काम करा कि एक दुर्ग था चुनार दुर्ग, मैंने आपको पहले बताया था। दुर्ग मतलब जो दुर्गीकृत होता है ना, जो टीले पे जो किला बना होता है वो चारों तरफ से जो चार दीवारी होती है। तो शेर खान ने क्या काम करा, चुनार दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब इसके अंदर एक ही और समस्या हो गई, बोले यार चुनार दुर्ग को भी जीत लिया। जब ये बात हुमायूं को पता लगा तो हुमायूं को टेंशन हो गई ज्यादा कि अगर अफगान इसी तरीके से जीतते जीतते अगर मेरे पास आ गए तो वो मुझको भी जीत लेंगे। वो तुरंत से पहले उसने रुद्रदेव से बोला, भाई यहाँ, बोले क्या, बोले चल मैं तेरा कालिंजर को छोड़ रहा हूँ और जितनी मेरी क्षतिपूर्ति हुई है, जितना मेरा पैसा या मेरे सैनिक मरे हैं उसका हिसाब कर दे मुझे, मैं तुझसे लड़ नहीं रहा और तुरंत मैं इधर निकलता हूँ। क्योंकि उसको अफगानों से ज्यादा भय था, कालिंजर वो जीत लेता। तो इसने क्या काम किया, हुमायूं ने कालिंजर युद्ध में प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि कर ली। क्या कर लिया, संधि कर ली। और जब उसने जो है संधि कर ली तो वहां पर तो बात खत्म हो गई। अब उसका रुख किधर गया कि वो अफगानों से कैसे रोके, ठीक है, शेर खान को कैसे रोके और इनको जो अफगान मूल थे उनको कैसे रोके। इसने क्या काम किया, तुरंत जो है, अब हुआ उस समय क्या कि जैसे वो ये जौनपुर था, इधर से एक अफगान था जिसका नाम था महमूद लोदी, समझ रहे हैं, ये महमूद लोदी आक्रमणकारी था। इसने तड़ाक जैसी जाकर के क्या कर लिया, जौनपुर पर अधिकार कर लिया। अब जौनपुर इसके हाथ से गया, समझ रहे। महमूद लोदी ने जौनपुर को जीत लिया और अफगान ने इधर बिहार जीत लिया, जबकि ये सब अफगान थे। शेर खान ने चुनार दुर्ग जीत लिया। तो अब समस्या जो थी, जो टेंशन थी, वो उसकी ओर ज्यादा बढ़ गई। जब उसकी टेंशन बढ़ गई तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जैसे आगे बढ़ता 1532 में अब वो चुनार दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हुमायूं क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ। हुमायूं यहाँ पर जो है 1532 में सबसे पहले तो आपका दोहारिया, क्या बोला मैं, आपका दोहारिया प्लस आपका चुनार दुर्ग, उसका जो अगला टारगेट था वो चुनार दुर्ग को बचाना और दोहारिया को जीतना था। किसका, हुमायूं का। अब वो देखिए कैसे करेगा, ठीक है। अब होता क्या है
कि जब महमूद लोधी जौनपुर पर अटैक कर करके उसे अपने अधिकार में ले लेता, तो इसका मतलब है वो अफगान उसे जौनपुर अफगानों के कब्जे में आ गया। बिल्कुल। अब जौनपुर से धीरे धीरे इस समय जो अवध था, अवध क्या था? लखनऊ। लखनऊ का पहला नाम जो था वो क्या था? अवध था या नहीं था? देखिए, अवध जो था वो भगवान श्री राम का क्षेत्र माना जाता। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, और अवध जो था वो भगवान श्री राम का क्षेत्र माना जाता। अभी भी देखेंगे ना, लखनऊ वाले से बात करेंगे, लखनऊ वाले तो आते रहते हैं, तुम तो बात करते रहते हो लखनऊ वालों से, है ना? तो वो बोलते बड़े स्पेशल है, एकदम से बहुत अलग बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है। लेकिन कभी भी तुम लखनऊ या वो अगर लड़ते हुए देख लिया ना तुमने, तो तुम कहोगे हे अल्लाह तूने इस जमीन पर कैसे भेज दिया। बिल्कुल उनकी लड़ाई ऐसी लगेगी कि अभी गिरने पड़ गए फिर उठ के चले गए, ठीक है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल वास्तविकता में बता रहा हूँ। एक अजीब सी बड़ा मजा आता है, हम तो हंसते, बड़ा मजा आता है जो लखनऊ में लड़ते हैं आपस में, ठीक है। वो बड़े प्यार से लड़ते हैं, गाली देंगे ना या आपस में एक दूसरे को, तो इतने स्पेशल में देंगे, बड़े प्यार से गाली देंगे एक दूसरे को कि बुरा नहीं लगे जो उसको, और अच्छे से करते हैं ना। तो यार चलिए आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि हुमायूं को जब ये टेंशन बढ़ी कि जौनपुर गया उसके हाथ से, महमूद लोधी जो अफगान था उसने उसको कवर कर लिया, अवध को जो है वो मजबूत करने लगा। उसके बाद में हुआ ये कि अफगान जब इधर से हुमायूं आया, तो हुमायूं और अफगानों को लगा कि हुमायूं भी शक्तिशाली था, क्योंकि वो दिल्ली पे शासन कर रहा था, मुगलों की सत्ता थी। तो उस समय पहली बार अफगानों के और हुमायूं के मध्य समझौता हो गया, संधि हो गई दोनों के बीच में। जब ये संधि हुई तो उस समय क्या हुआ कि जो महमूद और जो शेर खान दोनों, एक ने चुनार दुर्ग और एक ने जौनपुर ले रखा था। तो हुआ क्या कि जो शेर खान था, जो शेरशाह सूरी बनेगा आगे चल करके, उसने क्या काम किया, महमूद लोधी का साथ छोड़ दिया, अफगान टूट गए। समझ रहे हो? जैसे समझौता हुआ किसके साथ में? हुमायूं के साथ में, ठीक है। महमूद अर्थात अफगान का जब समझौता हुआ तो उसने जो है उसका साथ छोड़ दिया। जब उसने उसका साथ छोड़ा तो उस समय तक हुमायूं ने क्या काम किया कि बोले अब हम जो, क्योंकि लोधी अब अलग चला गया और जो है शेर खान जो है वो अलग हो गया, तो उस समय हुमायूं ने जो चुनार दुर्ग जीता था, किसने जीता था चुनार दुर्ग? शेर खान ने, ठीक है। तो जो शेर खान ने चुनार दुर्ग जीता था, तो हुमायूं ने क्या काम किया, इसके चारों तरफ डेरा डाल दिया, और 4 महीने तक जो है वो इसके चारों तरफ पड़ा रहा कि जब तक वो चुनार दुर्ग को नहीं जीत लेगा वो कहीं जाने वाला नहीं। और उसने ये बात सोच के, हुआ क्या कि जब इसने जो है चुनार दुर्ग का डेरा डाला और ये उस डेरे में चुनार दुर्ग को जीतने के लिए लगा हुआ था, तो उसी समय मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गुजरात का एक शासक बताया था, बहादुर शाह। उसने क्या काम किया, मौका पा लिया, और मौका पाकर के जो है बहादुर शाह ने देखा कि इस समय जो है ये लगा पड़ा है, तुरंत गया और इसने जाकर सबसे पहले राजस्थान पर अटैक कर दिया। राजस्थान पर आपका विजय प्राप्त कर ली। क्या कर लिया? आपका विजय प्राप्त की। इसने राजस्थान पर गया और तुरंत राजस्थान को जो है फतेह कर लिया। राजस्थान को जैसे इसने जाकर के फतेह किया, अब ये नींद उड़ गई फिर इसकी, किसकी? हुमायूं की। बेचारा बड़ा संकट में फंसा हुआ है ना। तो अब उसको लगा कि यार ये राजस्थान से आ गया तो दिल्ली तो करीब है, राजस्थान के दिल्ली करीब में। तो उसने क्या काम किया, जैसे आया तो ऐसी स्थिति में हुमायूं ने क्या काम कर लिया, बोले यार अब हमारा जो है काम चलेगा नहीं। बोले अब एक काम करो, हाँ भाई आजा। बोले किससे? चुनार दुर्ग पर कौन था? शेर खान। तो हुमायूं ने क्या काम किया, अब 4 महीने से इसका डेरा डाला हुआ था, तो इससे भी समझौता कर लिया, संधि कर ली। बोले यार तू छोड़, मैं पहले इसको देखता हूँ क्योंकि ये और आगे आ गया। तो अब हुमायूं ने क्या काम किया, उस समय शेर खान से समझौता कर लिया, संधि कर ली, और चुनार दुर्ग को छोड़ करके वो अब जो है इधर की तरफ जो है वो निकल गया। लेकिन शेर खान ने यहाँ पर जो है मुगलों की बात मानी थी, हुमायूं की बात मानी थी। समझ रहे? हुमायूं की बात मानी तो शेर खान ने जो है अपना एक बेटा था कुतुब शाह, उसको जो है कुतुब मिर्जा कह देते हैं, उसने क्या काम किया, हुमायूं के साथ जो है अपने बेटे को भेज दिया। बोले जाओ इसकी पूरी एक्टिविटी पे ध्यान रखना कि ये क्या क्या करता है, किस तरीके का षड्यंत्र नहीं लेगा। उसको ये ट्रस्ट था अगर कुछ होगा मेरे बेटे को तो फिर तो दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी एक मजबूत शासक था। उसने जब उसको भेज दिया तो हुआ क्या कि 1536 में, कितने में?
1536 में। 1536 में बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य जो है वो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दोनों के बीच में जो है संघर्ष छिड़ गया। और इस संघर्ष में क्या हुआ कि गुजरात और मालवा, याद रखना, ठीक है, याद रखना कि बहादुर शाह और हुमायूं दोनों के मध्य जो है एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो था नंबर 1 मालवा और नंबर 2 आपका जो है गुजरात। याद रखना कि मालवा और गुजरात दोनों जो थे वो हुमायूं ने क्या कर लिया, जीत लिए। अर्थात बहादुर शाह को यहाँ पर जो है इसने क्या करा, हरा दिया। तो अब क्या हुआ भाई, एक बार बताइएगा, हुमायूं का वर्चस्व बढ़ गया क्योंकि गुजरात भी जीत लिया हुमायूं ने और मालवा भी जीत लिया, जो उसको इंपोर्टेंट था जीतने के लिए। जब उसने दोनों चीजें जीत ली, हुआ क्या कि 1 साल बाद फिर जो है फिर एक दोबारा से इनके बीच में युद्ध हुआ। जैसे दोबारा से फिर युद्ध हुआ तो इसके हाथ से फिर मालवा और गुजरात फिर दोनों निकल गए। किसके हाथ से? हुमायूं के हाथ से फिर निकल गए दोनों। मैं क्या करूं, इतिहास ही ऐसा, मैं क्या, जब वो निकले तो मैंने भी बता दिया। और मेरे अंदर आदत है, मैं सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ चाहे छूट जाए, लेकिन मैं पढ़ाता स्टेप बाय स्टेप हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़ी देर में तो दिल्ली सल्तनत में, थोड़ी देर में जो है नीचे साउथ इंडिया में, तो मेरे बस की तो वो है। पढ़ाने को तो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक है कि मैं पढ़ाऊँगा तो तुम्हें इतना मज़ा आएगा। और ज़िंदगी मज़े की, ज़िंदगी में मज़े के सिवा कुछ नहीं है। इंसान की ज़िंदगी का क्या भरोसा, अभी 2 मिनट में सांसें लंबी लंबी ली है, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, ऊपर वाले को प्यारा हो गया तो बेचारा सब कुछ यही रखा रह जाएगा। बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगले, आवास, विकास, ठीक है, पत्नी सत्नी, गर्लफ्रेंड सर्लफ्रेंड सब यही रह जाएंगी, कौन ये सब कुछ नहीं रहेगा, खाली अच्छा। तो इसलिए हमेशा याद रखो, खुश होकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, और खुश होकर के पढ़ना ही सबसे बेहतर है। एक साहिल लुधियानवी का एक शेर याद आता है हमको, आपने कभी हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, साहिल लुधियानवी कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो बड़ी अच्छी लाइन पे ध्यान देना कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी, क्योंकि नौजवानी हमेशा नहीं रहती। जब नौजवानी रहती है तो ये पेड़ हरे हरे दिखाई देते हैं, और बुढ़ापे में ये पेड़ भी बुरे लगते हैं। तो याद रखना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, पढ़ने का भी एक टाइम होता है, ठीक है। इसलिए कभी ऊपर कभी नीचे कभी डाउन, ये सब चलता रहता है, जाता रहता है। तो इन चीज़ों को भी आपको फोकस करके चलना है। तो यहाँ पर जो है जब हुमायूं के हाथ से दोबारा से फिर मालवा और गुजरात चले गए तो हुमायूं टूट गया। जब हुमायूं टूटा तो उसने क्या काम किया कि शेर शाह के साथ में 1534 में सूरजगढ़ की संधि कर ली। एक जगह थी सूरजगढ़, उसकी संधि कर ली कि यार दोनों हम लोग जो है साथ करेंगे। और उसके बाद में जैसे ही सूरजगढ़ में संधि करी, इन दोनों में आपस में मनमुटाव हुआ उसी संधि के दौरान, और लड़ाई छिड़ी। इसमें हुमायूं और शेर, जब इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी तो उस समय बंगाल करीब में था। इन्होंने क्या काम किया, बंगाल को जीत लिया। जब बंगाल को जीत लिया तो कुतुब खान जो था वो हुमायूं की एक्टिविटी पे नजर रखे हुए था। मैंने अभी आपको बताया था, उसने भेजा, उसने जो है उसको वापस भेजा। हुमायूं उतने में ही क्या हुआ, बंगाल पहुंच गया। कहां पहुंच गया, बंगाल। हुमायूं ने जैसे ही बंगाल पहुंचा और बंगाल पर अटैक करके बंगाल को अपने कब्जे में लिया, तो उस समय क्या हुआ, शेर खान जो था, जो पहले से उस पे बिहार पे कब्जा किए हुए था, समझ गए। शेर खान जो था, क्योंकि हुमायूं ने क्या काम किया, हुमायूं बंगाल गया, और जब बंगाल गया तो बंगाल में कौन था, शेर खान, ठीक है। अब जब शेर खान बंगाल में था, हुमायूं जैसा आया, हुमायूं ने बंगाल जीता, तो ये शेर खान भाग के कहां पहुंच गया, बिहार, क्योंकि बंगाल और बिहार बराबर बराबर में, तो ये भाग के शेर खान जो है बिहार पहुंच गया। अब बंगाल में कौन आ गया, हुमायूं आ गया। जब बंगाल के अंदर हुमायूं आ गया तो उस समय क्या हुआ कि हिंदाल जो था, इसका छोटा भाई, किसका, हुमायूं का। हुमायूं अब देखा कि मेरा भाई तो यार युद्धों में गिरा पड़ा, नीचे पहुंच गया। उसने आगरा के अंदर जो है अपने आप को राजा घोषित कर दिया कि मैं आगरा का राजा हूँ, ठीक है। लेकिन वो उससे कभी बाहर नहीं गया, उसने आगरा का घोषित कर दिया कि मैं राजा हूँ। और उसके बाद जैसे ही वो आगरा का राजा उसने घोषित किया, इसकी बात का ऐतराज बिल्कुल भी उसको नहीं हुआ। और उसके बाद में
हुआ ये कि जो हुमायूं था वो बंगाल से एक जगह पड़ती थी गोंड, समझ रहे हैं आपका, गोंड। तो वो गोंड चला गया और गोंड जाने के बाद उस समय हुमायूं जो था गोंड के रास्ते से गोंड गया और गोंड से वो सीधा पहुंच गया चुनार। कहाँ पहुंच गया? चुनार। और चुनार को रास्ते में जाते हुए एक जगह पड़ती थी चौसा का मैदान। चौसा का युद्ध 1539 में आपने सुना होगा, ठीक है, वो शेर खां और जो है हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि ये चौसा के मैदान में उधर से हुमायूं भी आ गया और उधर से शेर खान भी आ गया। दोनों के बीच में इतना भीषण युद्ध हुआ कि यहाँ पर हुमायूं को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। और कहा जाता है कि ये युद्ध जो था चौसा का, इसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेर खान जो है इस युद्ध को जीत गया। और शेर खान ने इसी चौसा के युद्ध को जीतने के बाद उसने शेरशाह सूरी की उपाधि को धारण कर लिया। और उस समय कहा जाता है, भारतीय इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज है कि जिस समय शेरशाह सूरी से जो है, कहने का मतलब ये हुमायूं चौसा के युद्ध में बुरी तरीके से हारा था, तो एक भिस्ती था वहां पे, भिस्ती कहते हैं जो घोड़े पे घुड़सवारी वगैरह करता है, उस भिस्ती ने, निजाम नाम का एक भिस्ती था, उसने जो है शेर मतलब हुमायूं के प्राणों की रक्षा करी, क्योंकि वो रक्षा रण क्षेत्र के अंदर से उसको जो है वहां से भगा के ले गया, ठीक है, वहां से ले गया और उसकी जान बच गई। इसकी बात बनती, उसने कश्ती से पार कराया था उसको, याद होगा, जो नाव थी ना, नाव से उसको पार करा दिया। पार कराने के एवज में ये भारतीय इतिहास के अंदर ये बात भी दर्ज है कि जब दोबारा से पुनः एक बार और कौन हुमायूं राजा बना था, तो उसने एक दिन के लिए राजा उस निजाम को बनाया था और उस निजाम में चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये बात आता है कि मुगल सल्तनत में सर्वप्रथम चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? तो निजाम नामक भिस्ती ने, क्योंकि वो एक दिन का बादशाह था। कौन था? एक दिन का बादशाह था और उसको बनाया किसने था बादशाह? हुमायूं ने ही बनाया था। ये इसके बारे में बात आती है। इसके बाद शेरशाह सुल्तान बन गया और उसने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। जब दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया तो इसके बाद में आता है कि दिल्ली पर उसका शासन हो गया और जो हुमायूं था वो बेचारा जो है लगभग 4 वर्षों तक इधर से उधर भटकता रहा। भटकने के बाद ईरान के राजा ने उसको जो है क्या करा, उसकी जो है मदद करी। ईरान के राजा ने, एक ईरान के राजा से जा मिला, क्योंकि राजा की मदद कर देते थे। जब ईरान के राजा से वो जाकर के मिला और ईरान के राजा ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम युद्ध के लिए अपनी सेना को दोबारा तैयार करो। उसने अपनी सेना बहुत स्टेबल माइंड, मतलब बेहतरीन तरीके से उसने दोबारा से अपनी सेना को जो है तैयार किया। और सेना की तैयार करने के बाद में वो 1540 में कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में उतर गया। किसमें उतर गया? कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में 1540 में उतर गया। और उतरने के बाद उसने कंधार को भी जीता, काबुल को भी जीता। काबुल उसकी राजधानी थी, उसके पूर्वजों की राजधानी थी। उसने काबुल को जीता, कंधार को जीता। लड़ते लड़ते वो आपका जो है लाहौर पे पहुंच गया। लाहौर के बाद में सरहिंद को जीता। चारों सेनाओं को मिलाकर के उसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया हुमायूं ने। जब चारों साम्राज्य को मिलाकर के उसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो अब दिल्ली सल्तनत, अर्थात कहने का मतलब, सॉरी दिल्ली कह रहा हूं, मुगल सल्तनत में अब उसके सामने कोई ऐसा छोटा मोटा राजा नहीं था जो उसके सामने आ जाए। और उसने मच्छीमारा के युद्ध में जाकर के पंजाब की पहाड़ियों में युद्ध को जो है पूर्णतः, कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे सारे साम्राज्य जीत लिए। अंत में उसने सासूर में आगे बढ़कर के हुमायूं ने दिल्ली के अंदर जाकर के अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित कर दिया। और करने के बाद दिल्ली में ही, कहने का मतलब है कि दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से वो एक दिन उतर रहा था। 1 जनवरी 1556 को उस दीन पनाह की सीढ़ियों से जो है गिर के उसकी मृत्यु हो गई और हमेशा के लिए इतिहास में ये